क्वेश्चन नंबर 61। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? तो ये गुप्त वंश का था। ऑप्शन सी। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इसे क्लासिकल युग या पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वे इस प्रकार हैं। महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये इनमें से किसी भी में नहीं है। ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 63। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था। ऑप्शन बी। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का 1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 67। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये है ऑप्शन सी व 1/6। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का 6ठा भाग है या 6ठा भाग थी। क्वेश्चन नंबर 65। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का 6ठा भाग था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो ये है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म है। क्वेश्चन नंबर 67। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। ऑप्शन ए। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुल्यावाप या द्रोणवाप या अधवाप भूमि माप की इकाइयाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 68। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ये था ब्राह्मणों को। ऑप्शन सी। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। क्वेश्चन नंबर 69। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे बिदक भागम। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा उदरंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। 70। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 71। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदुरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ते विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। घंटाशाला, कदुरा तथा चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहां से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटाशाला एवं कदुरा जहां पूर्वी तटीय शहर थे वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। क्वेश्चन नंबर 72। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तो ये बी। हूर्ण का था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूर्ण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसने हूर्ण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो ये थे यशोधर्मन। ऑप्शन बी। चीनी यात्री ह्वेन सांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है।
हेनसांग और मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, चीनी ये तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वो थे सुंग यून। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी 518 ईस्वी में भारत आया। उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। क्वेश्चन नंबर 75, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। ई ऑप्शन है यहाँ पे चीनी यात्री सुंग यून ने 518 से 521 तक भारत की यात्रा की। अपनी इन 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे कथन है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उत्तर देना है निम्न कूटों के आधार पर। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, तो ये गलत है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया है, पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासन अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार कथन 1 एवं 3 सही हैं जबकि 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 77, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, तो ये कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विशिष्ट यानी कि बेगार बलात् श्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और कठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकारी जैसा नियम नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होती थी। क्वेश्चन नंबर 78, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत ओरिजिनेट हुआ था भारत में, ऑप्शन डी। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में, भारत से यह ईरान फिर तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शूद्रकृत मृच्छकटिका नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे। जब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था वस्तुतः इस ग्रंथ में चारों दत्त नामक ब्राह्मण, सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये कपिल का है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 81, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था कपिल द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो ये स्वीकार करता है, इसलिए पहला कथन गलत है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक।
तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है और केवल दूसरा कथन सही होने के नाते ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे पहला है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। दूसरा है कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन ए। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित एवं संचालित होता है। यह दर्शन युक्ति युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 85, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। पतंजलि ऑप्शन ए। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। योग के आविष्कारक थे पतंजलि, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है। तो यह है अनुस्मृति। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान है, लेकिन अनुस्मृति नहीं है, ऑप्शन ए। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योग चित्तवृत्त निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के, ऑप्शन सी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग 184 से 148 ईसा पूर्व के समकालीन थे। 89 क्वेश्चन नंबर, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे गंगेश और उदयन हैं, ऑप्शन बी और डी दोनों सही हैं। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था को इसका संस्थापक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये चरवाकों की है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय दर्शन में चरवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यावज्जीवेत सुखम जीविते ऋणम कृत्या घृत पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। क्वेश्चन नंबर 91, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो चारवाक करते हैं, ऑप्शन बी। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष या अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, जैन सांख्य योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इन सबके विपरीत चरवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों का निषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 92, अधोलिखित में से कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो वो है काम, ऑप्शन सी। चरवाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है।
इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करें या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चरवाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चरवाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। क्वेश्चन नंबर 93, चरवाक दार्शनिक प्रणाली है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से है ए, चरवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है। चरवाक दर्शन एक लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। चरवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता चरवाक हैं। यह नास्तिक विचारधारा पर आधारित दर्शन है। यह दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 94, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन बी, न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 95, न्याय दर्शन के संस्थापक हैं गौतम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो ये है गौतम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 भी सेम क्वेश्चन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। ऑप्शन ए। तो एक बार यहाँ पे सबके प्रवर्तक देखते हैं। न्याय दर्शन के हैं गौतम, सांख्य के हैं कपिल, वैशेषिक के हैं कणाद और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 98, मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। ऑप्शन डी। और यहाँ पे दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके इन्हें मैच करना है। तो एक बार आप इन्हें मैच करके देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देते हैं। न्याय दर्शन का है तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन का है वैदिक अनुष्ठान करना और सांख्य दर्शन का है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन का है आत्मज्ञान। छठ दर्शन और उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। न्याय दर्शन के हैं गौतम, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण, वैशेषिक दर्शन के हैं उलुक कणाद मुनि और योग दर्शन के हैं पतंजलि। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखते हैं। न्याय दर्शन के हैं गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी, सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण, वैशेषिक दर्शन के हैं उलुक कणाद मुनि और योग दर्शन के हैं पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 100, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो यहाँ पे कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन बी, मीमांसा से। मीमांसा से कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनर्प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 101, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये है मीमांसा। ऑप्शन सी। मीमांसा दर्शन वेद का शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञानकांड भाग पर विचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन डी। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म और उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है। वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा वह जो पहले नहीं था। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये है वैशेषिक। ऑप्शन डी। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो ये है महर्षि कणाद। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को माना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है। महर्षि कणाद द्वारा वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई थी। पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक प्रशस्त पाद इस दर्शन से संबंधित अन्य प्रमुख दार्शनिक थे। पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक प्रशस्त पाद इस दर्शन से संबंधित अन्य प्रमुख दार्शनिक थे।
क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो ये है लोकायत और कापालिक, ऑप्शन सी। बाकी मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक और सांख्य और योग उसके भाग हैं। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय षट दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, कपिल योग के, कपिल सांख्य के, पतंजलि योग के, न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक हैं कणाद और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी और वेदांत षड दर्शन के हैं बादरायण। जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय षट दर्शन के भाग नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 106, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो ये चारवाक को कहा जाता है, ऑप्शन सी। चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 107, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य, ऑप्शन ए। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता इसके अंतर्गत आते हैं पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 108, शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद, ऑप्शन डी। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो ये शंकर को कहा जाता है, ऑप्शन ए। यानी कि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ये है ज्ञान, ऑप्शन ए। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उनकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय, नित्य नित्य वस्तु विवेक, इहामूत्रार्थ भोग विराग, सम दमा दिशा धन संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व से युक्त है। जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य, ऑप्शन ए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत यानी कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान तथा वैशिष्ट पूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है, अतः विकल्प ए सत्य है। जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद तथा मध्यमाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो ये है अभिनव गुप्ता। शंकराचार्य, रामानुज और माधव का है, ऑप्शन बी। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद, अभिनव गुप्ता की मुख्य ख्याति तंत्र अथवा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पे संवत्सर और किस समय गणना की गई है, ये चीज़ें दी हुई हैं, इसे मैच करना है।
आप मैच करेंगे और आंसर मैच करेंगे। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में की थी। कली संवत 3102 3102 ईसा पूर्व का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे गुप्त विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ माना जाता है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ माना जाता है और गुप्त 319 ईस्वी से आरंभ माना जाता है। और भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो चारों के चारों ही यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व अथवा 57 ईसा पूर्व से, शक संवत 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के आरंभ 319 से है। साथ ही यद्यपि 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, परंतु भारत में मुसलमान शासन का युग मोहम्मद गौरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत चारों कथन सही हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर आयोग की मान्यता पर निर्धारित होते हैं। यह प्रश्न भी ऐसे ही प्रश्नों में से एक है। यहाँ यदि गुप्त काल के प्रारंभ से आशय श्री गुप्त से हो और भारत में मुस्लिम शासन का युग 1206 ईस्वी गुलाम वंश की स्थापना से माना जाए तो अभिष्ट विकल्प ए होगा। इसी प्रकार कथन 3 का सही और कथन 4 का गलत मानने पर अभिष्ट विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115, गधेया था, तो ये है ऑप्शन ए, एक प्रकार का रजत सिक्का था। गधेया एक प्रकार का रजत सिक्का था। इस सिक्के को ससैनियन सिक्कों के अनुकरणों पर चलाया गया था। पूर्व मध्यकाल के दौरान 8वीं 9वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी के मध्य से ये सिक्के मुख्यतः पश्चिमी भारत में प्रचलन में थे। क्वेश्चन नंबर 116, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 ऑप्शन ए। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में माना जाता है तथा विक्रम संवत का प्रारंभ 57 अथवा 58 ईसा पूर्व में निर्धारित किया गया है। अतः पुलकेशिन फर्स्ट के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए इसमें हमें 465 में 78 और 58 को जोड़ना होगा। इस प्रकार 465 प्लस 58 प्लस 78 ऐड करने पे 601 विक्रम संवत होगा। एक क्वेश्चन नंबर 117, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये है कृत संवत। विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत अथवा विक्रम कैलेंडर की स्थापना की। इसे मालव संवत भी और कृत संवत भी कहा जाता है। विक्रम संवत को कृत संवत और मालव संवत के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ संघ संवत और विक्रम संवत का प्रयोग भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634। एक्सप्लेनेशन, शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन 556 प्लस 78 होगा जो कि 634 ईस्वी होगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था ऑप्शन सी प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारन ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 120, मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज, ऑप्शन बी। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, ग्रह वर्मा थे।
क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पे मैच है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र ये मैच नहीं है। बाकी ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्तर प्रस्तर अभिलेख और ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख में और जीवित गुप्त द्वितीय देव बरनाक अभिलेख से संबंधित हैं। तो पहला सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, न कि गया से। सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, न कि गया से। अतः ए विकल्प सुमेलित नहीं था। यहाँ पे 122वां प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन को लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो यहाँ पे दिया हुआ है मगध के गुप्त का शासन था, मालवा के परमार का नहीं था, थानेश्वर के पुष्यभूति का था और यहाँ पे कन्नौज के मौखरी का था, देवगिरी के यादव का नहीं था, वल्लभी के मैत्रक का था। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गईं। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था। मगध के गुप्त, थानेसर या थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मोखरी और चौथा वल्लभी के मैत्रक। अगर पूर्व और पश्चिम का विभाजन न करके केवल उत्तर और दक्षिण का विभाजन किया जाए तो विकल्प बी सही उत्तर है। वर्धन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये पुष्यभूति ने की थी, ऑप्शन ए। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 124, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है। तो ये है कल्हड़, ऑप्शन बी। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। कालिदास एवं हरिशेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष से पूर्व के काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 125, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये बाणभट्ट ने लिखी है, ऑप्शन बी। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये कन्नौज थी, ऑप्शन ए। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। क्वेश्चन नंबर 127, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो कन्नौज की थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये कन्नौज तथा प्रयाग में किया था, ऑप्शन ए। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 129, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये था प्रयाग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 130, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन बी। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उस उत्तर
भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यम भी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं हीनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी। 132 क्वेश्चन नंबर, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी, ऑप्शन बी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यम भी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्टेकर का विचार है कि इस हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634, 630 से 634 ईस्वी के बीच कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह है कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता था और यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुनश्च पुलकेशिन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 ईस्वी का ऐहोल अभिलेख इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया कि चालुक्य शासक पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में इस युद्ध का समय 620 ईस्वी के लगभग बताया गया है। अतः इस युद्ध का समय 618 ईस्वी मानना अधिक युक्ति है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने भी विकल्प बी को यहाँ पे सही उत्तर माना है, तो विकल्प बी में है 618 ईस्वी। कवि बाढ़ निवासी थे। उपर्युक्त में से किसी के नहीं। बाढ़ का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हीनसांग इनके शासनकाल में भारत आया था, तो हीनसांग आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में, ऑप्शन बी। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हीनसांग भारत के आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे CUकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वे था हीनसांग। क्वेश्चन नंबर 136, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चांग, जिन्हें कि हीनसांग भी कहा जाता है, युआन चांग भी याद रखिएगा, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे, नहीं थे। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौ घाट और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। हीनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। हीनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन एक गलत है। हीनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं, जिसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। इस प्रकार कथन दूसरा और तीसरा सही है। हर्ष के दरबार में हीनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो इसमें से किसी ने नहीं भेजा था। हीनसांग चीन के तांग वंशी शासक
ताइसुंग का समकालीन था, इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। हेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चगन से स्वतंत्र रूप से न कि दूत के रूप में भारत के लिए 629 में प्रस्थान किया। भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने की बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 138, हेनसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा, ऑप्शन बी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन 606 से 647 606 से 647 ईस्वी के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 139, कोशीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोशीय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कोशीय शब्द का प्रयोग होता था, अतः विकल्प सी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 140, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था, ऑप्शन डी। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और वहाँ उसने व्याख्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 141, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, ऑप्शन डी, सी युकी की रचना। हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। हेनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि उसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। 142, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो था हेनसांग। हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को सी युकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, सी युकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये हेनसांग से जुड़ा है, ऑप्शन डी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। लगभग यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 ईस्वी में, जब तक वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो वो है विनिमय पत्र, ऑप्शन सी। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदा का मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यिन तुन। प्राचीनकालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तुन तथा थ्युआन तू नाम से किया है।
क्वेश्चन नंबर 147, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है यहाँ पे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण ऑप्शन ए है, बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मुसलमान। बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था और यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में से बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 5वीं सदी में सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। क्वेश्चन नंबर 149, नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, तो ये थे कन्नौज, ऑप्शन ए। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के आकर्षण का केंद्र भी बना। क्वेश्चन नंबर 151, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे इस कूट का उत्तर है ए सही। यहाँ पे दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और कारण है इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। इसका उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उपर्युक्त विकल्पों में ए सही उत्तर है क्योंकि कथन ए और आर दोनों सही हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हीनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। दोनों ही कथन गलत है, ना तो एक ना तो दो। चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री हीनसांग ने 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष हीनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हीनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। क्वेश्चन नंबर 153, यहाँ पे इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष था, 402 से 412 ईस्वी, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रही है। हीनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 ईस्वी रहा है और इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से 695 ईस्वी रहा था, जबकि अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में भारत भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट दिए हैं उनमें से सही चुनना है। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हीनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हीनसांग, आबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। यहाँ पे सी ऑप्शन दोनों ही सही हैं, 1 और 2। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हीनसांग, आबू जईद और अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है।
कथन 1 सही है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। कथन 2 भी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था का या अनिवार्य तत्व है? तो इसमें से अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ये नहीं। भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष प्रथम शती ईस्वी ने बुद्धचरित में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया है। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ और राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल तक का प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर पड़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगते हैं। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसके अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो सी जो है वो सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदू तत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म में इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी कर्नाटक का दक्षिण में और द्वारका गुजरात का पश्चिम में, पुरी उड़ीसा में पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 157, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन बी। 158, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो मानसरोवर नहीं है, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम है। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो वो हरिशेण हर्ष सुमेलित नहीं है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के समय थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय थे। और यहाँ पे दंडी नरसिंह वर्मन के समय थे। तो सी जो है वो सुमेलित नहीं है। हरिशेण प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता और समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। अन्य विकल्पों के युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 161, दरबारी कवि और राजा के साथ इन्हें मैच करना है। आप मैच करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि एवं उनके नवरत्नों में से एक थे। हरिशरण समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव था और बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यहाँ पे भी राजा दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं। इनको मैच करते हैं। भोज जो है वो धार से संबंधित हैं, दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त विदिशा से और अशोक जो हैं वो उज्जैन से। भारत के इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे युग्म दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो भीलसा मध्य प्रदेश में सही है ये, और गिरिनगर गुजरात में है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बाकी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भीलसा मध्य प्रदेश में है, द्वार समुद्रन या हलेबीडु कर्नाटक में है, गिरिनगर गुजरात में है और स्थानेश्वर हरियाणा में है। भीलसा मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्र हलेबीडु कर्नाटक में, गिरिनगर गुजरात में, स्थानेश्वर हरियाणा में है।